education trip. The teacher and student had interest in history as well. The teacher narrated that India Gate official name, that is Delhi Memorial, originally called All India War Memorial. The monumental sandstone arch in New Delhi, dedicated to the troops of British India who died in war fought between 1914 to 1990. The teacher also said the India Gate, which is located at the eastern end of Rajpath, formerly called the Kingsway, is about 138 feet. That means 42 meters in height. Right? So, what is the angle of elevation if they were standing at the distance of 42 meter away from the monument? देखो, इसकी हाइट कितनी है? 42 मीटर. और हमसे पूछा गया एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है जब वो खुद इससे 42 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हों. तो 42 मीटर हाइट है और 42 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हैं. एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में जानकारी मांगी है, मतलब दिस एंगल. इसको मैंने बोला ट्राइंगल एबीसी. ऑब्वियसली बात है, अगर ये इंडिया गेट है तो ये अपराइट होगा. तो यहां से हमें ये थीटा निकालना है. तो थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टेन थीटा लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास में ऑपोजिट साइड भी दे रखी है और एडजेसेंट साइड भी हमें गिवन है. तो टेन थीटा क्या बन जाएगा यहां से? ए बी अपॉन बी सी. सो दैट विल गिव यू 42 बाय 42. कैंसिल आउट करा. सो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1. और टेन की वैल्यू कहां पे 1 होती है हमें पता है? 45 डिग्री में. सो थीटा यहां से कितना बन जाएगा? 45 डिग्री. आसान सी बात है. इजी. They want to see the tower at an angle of 60 degree. So they want to know the distance where they should stand and hence find the distance. उनको अब ये टावर 60 डिग्री से देखना है. So हाइट टावर की चेंज होगी? नहीं होगी. अब यहां पे टावर कौन है? इंडिया गेट. इसकी हाइट कितनी रहेगी? 42 मीटर. बट उन्हें इसे 60 डिग्री से ऑब्जर्व करना है. तो हमसे बोला गया है कि वो डिस्टेंस निकाल के दो जहां से इनको ऑब्जर्व करना चाहिए. आसान सी बात है. इसको मैंने बोल दिया ए, इसको मैंने बोल दिया बी, इसको मैंने बोल दिया सी. तो फिर से हमें डी फाइंड आउट करना है. तो इस राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी. सो tan 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? √3. ठीक है. ए बी कितना है? 42 और बी सी कितना है? डी. क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया. डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42 अपॉन √3. राइट. अब इसको रेशनलाइज करेंगे. रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर √3 नीचे √3. सो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42 अपॉन 3 टाइम्स √3. 3 से 42 कैंसिल हो गया. कितना बचा? 14 3 are 42. तो 14 √3. अब देखो वैल्यूज जो है सॉल्व करके दी हुई हैं, तो हम लोगों को √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. √3 कितना होता है? 1.732. तो अप्रोक्सीमेटली 24 पॉइंट समथिंग. तो देखो यहाँ पे 24.64 मीटर दे रखा है. बाकी आप कैलकुलेशन करके देख लेना. इजी. If the altitude of the sun is 60 degree, then the height of the vertical tower that will cast the shadow of land 20 meter is. अब इस क्वेश्चन का पिछले क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है. हमें ऐसा बोला गया है कि सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री है. होता क्या है? सन से आने वाली रेस को आप ट्राइंगल के हाइपोटेनियस की तरह शो करो हमेशा. समझ गए? तो उससे फायदा ये होगा कि सन का जो एंगल बोला गया है ना, वो यहां पे लिया जाएगा एज दिस एंगल 60 डिग्री. और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा जिसमें आपको एक और कोई भी डेटा मिल जाए, जैसे बोला गया है कि शैडो की लेंथ 20 मीटर है, तो आपको क्या मिल गया? बेस मिल गया. आपको ये वाला एंगल मिल जाता है. देन आप क्या निकाल सकते हो? टावर की हाइट निकाल सकते हो बड़ी आसानी से. फिर से मैंने इस ट्राइंगल को बोल दिया ट्राइंगल एबीसी. अब मैं क्या निकाल सकता हूं हाइट निकालने के लिए? tan थीटा लगाना पड़ेगा मुझे. tan थीटा क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी सी. सो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा? ए बी की वैल्यू h, बी सी इज 20. tan 60 हमें पता है कितना होता है? √3. तो वैल्यू आ जाएगी 20 √3 मीटर. आसान सी बात है. इजी. तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है. आपको इस एंगल को वही एंगल मानना है जो कि सन का एल्टीट्यूड का एंगल होगा. इसका रीजन ये होता है कि मान लो आप इस जगह पे खड़े हो और आपको सन को देखना है, तो आपको अपने हेड को कितने डिग्री से ऊपर लेना पड़ेगा? किसके रेस्पेक्ट में? हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में.
तो अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मुझे सन को देखने के लिए अपने सर को कितना डिग्री ऊपर लेना पड़ेगा, 60 डिग्री पे। कहां से? हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में। तो इसलिए यहां पे आपको एंगल ये सेम लेना पड़ता है जो सन का एल्टीट्यूड होता है। आसान सी बात है। तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब पे आपको यही ट्रिक लगा, इजी। The ratio of the length of a rod and its shadow is 1:1. The angle of elevation of sun is, अब ये क्वेश्चन तो बच्चों वाला ही है पूरी तरीके से। tan थीटा कितना हो जाएगा? हाइट अपॉन बेस। और सिंस इसने 1:1 बोला है तो 1/1 कितना हो गया? 1 बन गया। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से? हमें पता है 45 डिग्री होने वाली, क्योंकि tan 45 ही 1 होता है। इजी। The angle formed by the line of sight with the horizontal when the object viewed is below the horizontal level is known as angle of depression. Easy. A satellite is flying at the height h is watching the top of two tallest mountains in Uttarakhand and Karnataka. Them being Nanda Devi, height is 7,816 meter, and Mulyangiri, height 1,930 meter. The angle of depression of the satellite to the top of Nanda Devi and Mulyangiri are 30 degree and 60 degree respectively. If the distance between the peak of two mountain is 1,937 kilometer and the satellite is vertically above the midpoint of the distance between the two mountains, we need to answer the following questions. ठीक है, तो दो माउंटेन्स हैं। एक है नंदा देवी जिसकी हाइट है 7,816 मीटर, दूसरी है मुल्यानगिरी जिसकी हाइट है 1,930 मीटर। दोनों के लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं ऑब्वियसली यहां से बनेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन एक के लिए 30 डिग्री बनेगा, जो बड़ा है उसके लिए कम बनेगा, जो छोटा है उसके लिए ज्यादा बनेगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। सैटेलाइट जो है वर्चुअली इन दोनों के सेंटर्स, मतलब वर्चुअली इन दोनों माउंटेन्स के मिड में गई है। ठीक है, मिड के जस्ट वर्टिकली अबव है। तो डेटा हमारी आंखों के सामने, डायग्राम हमारी आंखों के सामने। अब हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। फर्स्ट पार्ट है द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ नंदा देवी इज। सैटेलाइट का नंदा देवी के टॉप से डिस्टेंस क्या है? तो फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा जा रहा है द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ नंदा देवी इज। तो सबसे पहले तो हम जो हमें डेटा दे रखा है उससे मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट है नंदा देवी एंड मुल्यानगिरी के पीक्स के बीच के डिस्टेंस। अब देखो पीक्स के बीच की डिस्टेंस आपको ये नहीं लेनी है, पीक्स के बीच की डिस्टेंस आपको लेना है डी से लेके एस तक। डी से लेके एस तक, क्योंकि ए के जस्ट बिलो डी है और पी से जस्ट बिलो एस है। तो पीक्स के बीच की डिस्टेंस आपको ये यूज करनी है विच इज गिवन 1937 किलोमीटर। 1937 किलोमीटर। किलोमीटर याद रखना, ये किलोमीटर में है, बाकी सब मीटर में रहेगा। नंदा देवी की हाइट है 7816 और इसकी है 1930। तो ये हो गया 7816 मीटर और ये 1930 मीटर। यहां पे एंगल कितना था? 30 डिग्री। यहां पे एंगल था 60 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ नंदा देवी। नंदा देवी के टॉप से, नंदा देवी ये, नंदा देवी के टॉप से सैटेलाइट की डिस्टेंस कितनी होगी? सो अपेरेंटली हमें पता है 1937 किलोमीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस है, और ये जो आई है इनका मिड पॉइंट बोला गया है कि सैटेलाइट जस्ट अबो है इन दोनों के मिड पॉइंट के। तो 1937 का हाफ हो जाएगा एजी। तो 1937 ओवर 2 कितना हो जाएगा? 9 देन 6 देन 8.5, 968.5 किलोमीटर ये हो जाएगी ये डिस्टेंस। अब हमें ये 30 डिग्री दे रखा है, तो अपेरेंटली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से ये भी 30 डिग्री होगा। तो ट्राइंगल FAG में, इन ट्राइंगल FAG हमें निकालना है AF। तो AF क्या हो गया? ट्राइंगल का हाइपोटेनस। और हमें क्या मिल रखा है? बेस। तो हम लोग क्या लगा देंगे? कॉस की आइडेंटिटी। तो कॉस A इज इक्वल्स टू AG अपॉन AF। तो AF कितना बन जाएगा? AG अपॉन AG की वैल्यू हमें पता है दैट इज 968.5 अपॉन कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा?
√3/2 2 इंटू 968.5 फिर से बन जाएगा 1937 अपॉन में √3। √3 की वैल्यू आप लोगे इस क्वेश्चन में 1.7, क्योंकि अगर आप और कोई वैल्यू लोगे तो आपका आंसर ही मैच नहीं होगा, क्योंकि हमने कैमरा के पीछे सारी चीजें करके देख ली। ठीक है, तो जब आप √3 की वैल्यू 1.7 यूज करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1139.4 किलोमीटर। ठीक है, सेकेंड पार्ट, द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ मुल्यांगिरी। सेम काम करना हमें पता है कि अब मुल्यांगिरी का जो टॉप होगा वो यहां से हॉरिजॉन्टली कितने डिस्टेंस पे होगा, 968.5 किलोमीटर पे, और ये कितना बन जाएगा, 60 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ट्राइंगल FHP, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। सो इन ट्राइंगल FHP अगर हम cos का रेशियो लगा दें, दैट इज cos 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, बेस विच इज HP अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज द डिस्टेंस रिक्वायर्ड विच इज FP। अब ये वाला थोड़ा इजी होगा क्योंकि cos 60 की वैल्यू हमें पता है कि 1/2 होती है। यहां से FP क्या बन जाएगा, HP जो कि हमें पता है विच इज 968.5 किलोमीटर अपॉन cos 60 इज 1/2, तो अपेरेंटली वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यही आ जाएगी 1937, क्योंकि 968.5 1937 का तो हाफ था, तो इट विल बिकम 1937 किलोमीटर। इजी। थर्ड पार्ट, द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज। ग्राउंड से सैटेलाइट की आपको डिस्टेंस निकालनी है। ग्राउंड से सैटेलाइट की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, आप ये एल्टीट्यूड निकाल लो, और ऑलरेडी ए की हाइट तो आपको ग्राउंड से पता ही है। ठीक है, तो हमारे पास में ऑलरेडी इसका डेटा है, हम लोग डेटा को अपनी जगह पर रख देंगे। ठीक है, सो हमें पता है ऑलरेडी यहां आई से लेके जी कितना हो जाएगा, 7816 मीटर। हमें निकालना IF, तो IF कितना हो जाएगा, FG प्लस GI की वैल्यू हमें पता है 7816 मीटर, राइट। सो अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल से फिर से कितना निकालना है, FG। सो इन ट्राइंगल AGF, ट्राइंगल AGF में अगर हम लोग 10-30 का रेशियो लगा दें तो 10-30 कितना हो जाएगा, FG अपॉन AG। सो FG कितना हो जाएगा, FG हो जाएगा AG टाइम्स 10-30। AG की वैल्यू कितनी है, दैट इज 968.5 किलोमीटर। याद रखना ये किलोमीटर और ये मीटर है, इंटू 10-30। 10-30 कितना होता है, 1/√3। अब इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 1937 अपॉन 2 देन डिवाइडेड बाय √3। ये वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और ये वैल्यू कितनी थी, 1139.4। सो 1139.4 अपॉन 2 से कैंसिल करा तो आ जाएगा 569.7 किलोमीटर। अब ये वैल्यू किलोमीटर में है और ये वैल्यू मीटर में थी, हमें चाहिए ओवरऑल हाइट, तो 569.7 किलोमीटर, और इसको भी किलोमीटर में चेंज करा 7.816 ऐड करोगे तो यहां पे 5 हो जाएगा, 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 577.516, तो अप्रोक्सीमेटली 577.52 किलोमीटर्स। इजी। What is the angle of elevation if a man is standing at the distance 7816 meter from Nanda Devi? अगर एक मैन नंदा देवी से 7816 मीटर दूर खड़ा होके ऑब्वियसली उसके टॉप को देखेगा तो उसकी आई एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाएगी। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक जानकारी है हमें तो ऐसा क्वेश्चन देख के हंसी आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे केस में अगर डिस्टेंस और हाइट इक्वल हो जाती है तो ऐसे केस में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 45 डिग्री। इजी। नेक्स्ट पार्ट है, इफ ए माइलस्टोन इज वेरी फार अवे फ्रॉम नंदा देवी मेक्स 45 डिग्री टू द टॉप ऑफ द मुल्यांगिरी माउंटेन, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस माइलस्टोन फ्रॉम द माउंटेन। विच माउंटेन? मेरे गट्स कह रहे हैं कि नंदा देवी की बात कर रहा है। ठीक है, और यहां पे भी नंदा देवी से ही दूर रखा हुआ है वो माइलस्टोन। तो अब एक ऐसा माइलस्टोन है जो कि नंदा देवी से बहुत दूर है बट वो
कितना एंगल बना रहा है, मुल्यांगिरी के टॉप से कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। तो होना हो मुल्यांगिरी से 1930 मीटर, या तो इधर हो सकता है या फिर उधर भी हो सकता है, देखो कुछ नहीं कह सकते। तो हमें दोनों केसेस लेके चलने पड़ेंगे, या तो 1930 मीटर यहां होगा या 1930 मीटर वहां होगा, क्योंकि किसने नहीं बोला इन दोनों के बीच में। तो अब इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इस माइलस्टोन की डिस्टेंस क्या हो जाएगी नंदा देवी से, या तो 1937 प्लस दिस, या फिर सॉरी प्लस 1930 मीटर, या फिर माइनस 1930 मीटर। तो ऑप्शन देखते हैं, 1937 या तो मैं प्लस करवा दूं 1930, जो कि हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.9 मतलब 2 किलोमीटर। तो या तो 1937 प्लस 2 किलोमीटर होगा या 1937 माइनस 2 किलोमीटर होगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी आंसर नहीं है, तो आंसर मैं इसी को लूंगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस के कंपैरिजन में उसकी हाइट नेग्लेजिबल है। तो ये जो लेंथ आ रही है 1930 मीटर, तो कुछ भी नहीं आ रही, 2 किलोमीटर कुछ भी नहीं आ रही। तो ऑप्शन ये वाला करेक्ट लग रहा है मुझे। Down bridge. A down bridge is a bridge that can be moved in order to stop or allow passage across it. Modern down bridges are often built across a large, busy waterways. They can be lifted to allow the large ship to pass or lower to allow the land vehicle और पेडेस्ट्रियन टू क्रॉस। देखो ऐसे वाले ब्रिज होते हैं ना, जो यूं खुल जाते हैं फिर वापस बंद हो जाते हैं। जब बंद हो जाएंगे तो यहां से गाड़ियां जा सकती हैं, जब खुल जाएंगे तो अंदर से कोई शिप जा सकती है। ठीक है, डाउन ब्रिज इज 60 मीटर लॉन्ग, ये डाउन ब्रिज 60 मीटर लॉन्ग है। When stretched across river, as shown in the figure, the two sections of the bridge can be rotated upward through the angle 30 डिग्री। 30 डिग्री पे खुल सकते हैं मैक्सिमम, और बंद होने के बाद में पूरा फ्लैट होके ये 60 मीटर रिवर के अक्रॉस एक रोड बना देता है। आसान सी बात है। क्वेश्चन देखें, इफ द वाटर लेवल इज 5 मीटर बिलो द क्लोज ब्रिज, जब ब्रिज क्लोज हो जाता है और वाटर का लेवल 5 मीटर नीचे रहता है ब्रिज के, फाइंड द हाइट h between the end of a section and the water level when the bridge is fully open। हमें ब्रिज के एक सेक्शन और वाटर लेवल के बीच की हाइट निकालनी है जब ब्रिज फुल्ली ओपन रहता है। तो मतलब ये हाइट, ये अच्छा हमें फिगर आउट करना है, आसान सी बात है। अब आप यहां पे एक सिनेरियो बनता हुआ देख रहे होंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इस ब्रिज में, इस सिचुएशन में। और राइट एंगल ट्राइंगल कहां है, यहां भी बना सकता हूं मैं, उस साइड में भी दिखा सकता हूं। इस राइट एंगल ट्राइंगल में होना हो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 30 हमें दे दिया। ठीक है, इसकी टेंशन हमें नहीं है, 5 मीटर नीचे हमें मिल जाएगा। इसका नाम मैंने लग दिया ABC, और इस पॉइंट को मैंने D बोल दिया। हमें AD निकालना है। AD इज द हाइट h अबव द वाटर लेवल। अब हमें एक भी साइड नहीं दे रखी इसकी, इस सिचुएशन में हमें एक भी साइड नहीं दे रखी, ना हमें बेस पता है, ना हमें हाइपोटेनियस पता है, ना हमें परपेंडिकुलर पता है इस सिचुएशन में। बट हमें ऑलरेडी पता है कि जब ये ब्रिज बंद हुआ करता था, कैसा हुआ करता था, क्लोज स्टेट में हुआ करता था। तो उस स्टेट में ये जो आर्म हमें अभी CA दिखाई दे रही है वो यहां तक हुआ करती थी, CA वाली आर्म ही तो है वो। तो टेक्निकली CA मतलब सेंटर से लेकर एक एंड की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 60/2, क्योंकि ओवरऑल डिस्टेंस कितनी है, 60 है। तो टेक्निकली हमें यह पता पड़ गया कि ये 30 मीटर है। अब जब हमें 30 मीटर पता पड़ गया तो हम ये भी निकाल सकते हैं। सो इन ट्राइंगल ABC, AC कितना हो गया 30 मीटर, एंगल C कितना हो गया 30 डिग्री। हमें फिगर आउट करना है AB, तो हम लगा देंगे sin 30। sin 30 इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। तो sin 30 होता है 1/2। AB हमें नहीं पता, AC हमें पता पड़ गया 30 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, AB कितना आ जाएगा 30/2 मतलब 15 मीटर। तो ये हाइट हमें पता पड़ गई 15 मीटर है, नीचे की हाइट 5 मीटर थी, तो ओवरऑल हाइट कितनी हो जाएगी 20 मीटर। सर हाउ फार अपार्ट आर द एंड्स ऑफ टू सेक्शंस
व्हेन द ब्रिज इज फुल्ली ओपन, जब ब्रिज पूरी तरह से खुल जाएगा तब दोनों सेक्शंस कितना दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। तो हमसे ये डिस्टेंस पूछी गई है, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं? ट्राइंगल्स का यूज करके। सबसे पहली बात तो यहां पे हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करा था लास्ट पार्ट में, ठीक है, जिसमें हमको पता था कि ये पर्टिकुलर लेंथ 30 मीटर आएगी, राइट। ये एंगल 30 डिग्री था। हम लोगों ने ये हाइट भी फिगर आउट करवा ली थी, दैट वाज 15 मीटर। अगर हम ये बेस फिगर आउट करवा लें तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि ये लेंथ कितनी है, और यही तो लेंथ है जिसका डबल हमसे पूछा गया, राइट। सो फिर से हम लोग वही ट्राइंगल यूज करेंगे, लास्ट वाले पार्ट वाला, इन ट्राइंगल एबीसी, और इस ट्राइंगल में इस बार हम लोग यहां पे बीसी को फिगर आउट करेंगे। तो बीसी कैसे निकलेगा? इन ट्राइंगल एबीसी हम लोग लगाएंगे tan 30। tan 30 क्या हो जाएगा? ऑपोजिट, दैट इज AB अपॉन BC। तो यहां से BC कितना हो जाएगा? AB अपॉन tan 30। AB की वैल्यू हम लोगों ने 15 मीटर निकाल ली थी, tan 30 होता है 1/√3, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 15√3। 15√3 क्या हो जाएगी? ये लेंथ। और हमें पता है ये टोटल लेंथ कितनी है? ये टोटल लेंथ थी 30 मीटर, ठीक है। सो अपेरेंटली 15√3 की वैल्यू मैं मीटर्स में निकाल लेता हूं प्रॉपर। 15 इंटू 1.73, 25.95, अप्रोक्सीमेटली 26 मीटर मैं इसको बोल सकता हूं, ठीक है। रूट्स इन्वॉल्व हैं तो थोड़ा अप्रोक्स में आप जा सकते हो। तो 26 मीटर मुझे क्या मिल गया? मुझे 26 मीटर मिल गया ये लेंथ। अब चलते हैं जब ये ब्रिज ओपन नहीं हुआ था उस सिचुएशन पे। तो जब ये ब्रिज ओपन नहीं हुआ था तो ये पर्टिकुलर आर्म जो मैं बना रहा हूं, ये आर्म यहां तक जा रही थी, इसके मिडिल तक, और इस आर्म की टोटल लेंथ कितनी थी? 30 मीटर। तो मुझे ये पोर्शन पता लग गया। ये पोर्शन कितना हो गया? 30 माइनस 26 मीन्स 4 मीटर। अब जब आप दोनों आर्म्स के टिप्स को देखोगे तो ये दोनों टिप्स आपस में कितनी दूर हैं? x प्लस x 2x। सो द डिस्टेंस बिटवीन the tips of both the arms when they are fully open is twice of x. तो 2 into 4 कितना हो जाएगा? 8 मीटर। इजी। Eiffel Tower. The Eiffel Tower is the landmark and an early example of wrought iron construction on a gigantic scale. The lower section consists of 4 immense arc blocks set on masonry piers. The legs curved inwards until they unite in a single tempered tower. Platforms, each with an observation deck, are at 3 levels. On the first is also a restaurant. The tower, constructed of about 7,000 tons of iron, has stairs and elevators, a meteorological station, a radio communication station, and a television transmission antenna, as well as a suite of rooms that were used by Eiffel, are located near the top of the tower. ठीक है, तो थोड़ा सा हिस्ट्री दे दी गई है एफिल टावर की। For a person standing 324 meter from the center of the base of Eiffel Tower, the angle of elevation to the top of the tower is 45 degree. How tall is the Eiffel Tower? आंसर क्या हो जाएगा? जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के लिए उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बनाते हो तो जितनी डिस्टेंस से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बनता है वो डिस्टेंस और हाइट आपस में इक्वल होती है, ये हमको पता है tan थीटा से, राइट। तो हमें ये एफिल टावर की हाइट दे दी गई है, हमें डिस्टेंस दे दी गया 324, मतलब एफिल टावर की हाइट हमें फिगर आउट करनी है। तो tan 45 कितना हो जाएगा? tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन x, दैट इज tan 45 जो कि 1 होता है, हमें पता है। तो 1 इज इक्वल्स टू h अपॉन 324,
सो h कितना आ जाएगा 324 मीटर. Car is moving at a uniform speed towards the Eiffel Tower. It takes 15 minutes for the angle of depression from the top of the tower to car to change from 30 degree to 60 degree. After how much time after this car will reach to the base of the tower? Same question NCERT में भी था, जहां पे हमें एक लाइट हाउस से एक कार के लिए डिस्टेंसेस निकालनी थी. एक कार एक लाइट हाउस के फुट तक अप्रोच करती है और हमें उसकी वेलोसिटी वगैरह फिगर आउट करनी थी, टाइम फिगर आउट करना था. वैसा सही क्वेश्चन है, सिंपल. मान लो ये एफिल टावर है, इसको मैंने ए बी बोल दिया, ये एक पॉइंट सी, ये एक पॉइंट डी. ये कहता है कि इट टेक्स 15 मिनट्स फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू चेंज 30 डिग्री टू 60 डिग्री. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें हॉरिजॉन्टल की जरूरत पड़ेगी. तो यहां पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिखा दी. पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है 30 डिग्री और फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है 60 डिग्री. तो इनिशियली कार थी इस डी पॉइंट पे, देन कार 15 मिनट्स में सी पॉइंट पे चली गई. तो यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा है इसको मैं बोल रहा हूं 15 मिनट्स. क्वेश्चन ये है आफ्टर हाउ मच टाइम दिस कार विल रीच टू द बेस ऑफ द टावर. टावर के बेस तक जाने में कार को कितना टाइम लगेगा. तो उसके लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगी और कार की स्पीड चाहिए होगी. आसान सी बात है. टावर की हाइट हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल ली थी लास्ट पोर्शन में, दैट वाज 324 मीटर. सो वी कैन एक्चुअली यूज इट. 324 मीटर, राइट. सो यहाँ पे हमारे पास में दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बनेंगे, क्योंकि टावर अगर ए बी है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा. यहाँ पे ये एंगल अगर मैं इसको x बोलता हूँ, एंगल एक्स ए डी इज 30 डिग्री. सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ADB is also 30 डिग्री. Similarly, अगर एंगल XAC 60 डिग्री है तो ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल ACB ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, राइट. तो हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. अब तो सबसे पहले तो मैंने कुछ वेरिएबल्स अज्यूम कर लिए. दैट लेट्स से स्पीड ऑफ कार is s मीटर पर मिनट ले सकता हूं मैं, क्योंकि टाइम मुझे मिनट में दे रखा है, राइट. और आंसर में भी मुझे मिनट्स में ही निकालना पड़ेगा. टाइम डी टू सी तक का टाइम, टाइम टू रीच फ्रॉम फर्स्ट पार्ट डी टू सी, इसको ले रहा हूं मैं T1. सेकेंड पार्ट फ्रॉम सी टू बी, इसको ले रहा हूं मैं T2. ठीक है. तो ये जो डिस्टेंस होगी CD, अपेरेंटली CD क्या बन जाएगा, स्पीड इनटू टाइम. तो ये बन जाएगा S टाइम्स T1, बनेगा ना. ऐसे ही CB क्या बन जाएगा, CB बन जाएगा स्पीड इनटू टाइम, दैट मींस S टाइम्स T2. तो मैं ये वेरिएबल्स भी तो यूज कर सकता हूं, ST1 एंड ST2, राइट. अब यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल ABC, दूसरा ट्राइंगल ABD. तो इनके अंदर मैं tan थीटा ढूंढने वाला हूं. सो फर्स्ट में ले रहा हूं इन ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल ABC में AB अपॉन BC का रेशियो क्या बन जाएगा, tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री. tan 60 होता है √3. AB की वैल्यू 324 है और BC हम लोगों ने S टाइम्स T2 फिगर आउट कर लिया. इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली इन ट्राइंगल ABD, ABD के अंदर फिर से एंगल है 30 डिग्री. तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BD हो जाएगा. और BD कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा ST1 एंड ST2 का एडिशन. सो tan 30 डिग्री विल बी 324 अपॉन ST1 प्लस T2, इजंट इट. ये हो गई सेकेंड इक्वेशन. अच्छा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3. अब हम इन दोनों इक्वेशंस का रेशियो लेंगे, क्योंकि अपेरेंटली ना हमें T2 निकालना. हमें क्या फिगर आउट करना है, T2 फिगर आउट करना. और T1 तो हमें इससे दे रखा है.
T1 की वैल्यू जो थी वो 15 मिनट्स थी। उसने बोला था 30 से 60 डिग्री तक एंगल चेंज होने में टाइम लगता है 15 मिनट्स। सो हम लोगों ने क्या करा, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 कर दी। तो इक्वेशन 1 √3 अपॉन 1 अपॉन √3 हो गया, दोनों का LHS का रेशियो, RHS 324 अपॉन S टाइम्स T2 अपॉन 324 अपॉन H टाइम्स T1 प्लस T2। अब देखो हमें ना तो S पता था, हमें S नहीं पता था, तो S से S कैंसिल हो गया, 324 से 324 कैंसिल हो गया, √3 ऊपर जाके कितना बन गया, 3 बन गया। सो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 √3 इंटू √3 3। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे बन जाएगा T1 प्लस T2 अपॉन T2। आसान सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स T2, यहाँ से T2 इधर आ जाएगा, माइनस का T2 इज इक्वल्स टू T1। 3 टाइम्स T2 में से T2 गया तो कितना बचा, ट्वाइस ऑफ T2 इज इक्वल्स टू T1। तो यहां से T2 की वैल्यू क्या आ गई, T1 अपॉन 2। T1 की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी थी 15 मिनट्स, तो 15/2 कितना हो जाएगा, 7.5 मिनट्स। हमने ना तो स्पीड फिगर आउट करी, हमने ना तो डिस्टेंसेस फिगर आउट करी, हमने डायरेक्टली टाइम्स के टर्म्स में ही आंसर ढूंढ लिया। तो अगर टाइम मांगा है तो हम ज्यादा मेहनत क्यों करेंगे, इजी। The law of reflection states that when a ray of light reflects off a surface, the angle of incidence is equals to the angle of reflection. Ramesh places a mirror on the level ground to determine the height of the pole with traffic light fired on it. He stands at a certain distance so that he can see the top of the pole reflected from the mirror. Ramesh's eye level is 1.5 meter above the ground. The distance of the Ramesh and the pole from the mirror are 1.8 and 6 meter respectively. देखो ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने ट्राइंगल्स में भी करा था। तो ये एक एग्जांपल है आपको बताने के लिए कि ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस आप ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। अब हमें जो जो डेटा दे रखा है मैं यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप सबको पता ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। और ये दोनों ही एंगल कहाँ से बनाए जाते हैं, नॉर्मल से बनाए जाते हैं। नॉर्मल होता है मिरर के ऊपर एकदम परपेंडिकुलर, राइट। हमें ये दे रखा है कि रमेश की खुद की जो हाइट है दैट इज his eye level from the ground is 1.5 मीटर। रमेश मिरर से 1.8 मीटर की डिस्टेंस पे है और पोल मिरर से 6 मीटर की डिस्टेंस पे है। ऑब्वियसली रमेश पोल के टॉप को देख पा रहा है, रमेश पोल के टॉप को देख पा रहा है, मतलब यहां पे रिफ्लेक्शन सक्सेसफुली हो रहा है। तो हो ना हो, अगर ये एंगल आई है और ये एंगल आर है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर हो जाएंगे, राइट। ये पूरा एंगल अगर मैं इसको एम बोल दूं, यहां से मैंने ए बी ले लिया, इसको सी डी बोल दिया और इसको मैंने पॉइंट पी बोल दिया, तो पी एम विल बी नॉर्मल। तो एंगल एम पी बी एंड एंगल एम पी डी ये दोनों ही कितने होंगे, 90 डिग्री। तो 90 माइनस आई ये बन जाएगा 90 माइनस आई और ये बन जाएगा 90 माइनस आर। तो सिंस आई और आर इक्वल है तो एंगल ए पी बी विल बी इक्वल्स टू एंगल सी पी डी। आसान सी बात है, राइट। तो अगर मैं इससे थीटा बोल दूं तो ये भी तो थीटा ही होगा, इजी। सो फर्स्ट है व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल की हाइट निकालनी है। अब देखो सिंस ये दोनों एंगल सेम है तो अगर मैं यहां से tan थीटा का रेशियो निकालूं इन ट्राइंगल CPD या CDP, सो इन ट्राइंगल CPD tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा CD अपॉन PD, राइट। सिमिलरली ट्राइंगल ABP में, इन ट्राइंगल APB फिर से अगर मैं tan थीटा का रेशियो निकालूं तो tan थीटा कितना हो जाएगा AB अपॉन BP। अब सिंस इन दोनों में ही tan थीटा सेम है तो इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 ली जा सकती है। दैट मींस CD अपॉन PD किसके इक्वल हो जाएगा, AB अपॉन BP के। अब आप नोटिस करो हमारे पास में CD दे रखा था 1.5, PD हमें दे रखा था 1.8,
ए बी की वैल्यू हम लोग फिगर आउट करना चाहते हैं और ये हो गया 6। डेसिमल से डेसिमल हटाया, 3 से कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे, 3 5 आर 15, 3 6 आर 18, 6 से 6 कैंसिल, तो ए बी डायरेक्टली कितना आ गया 5 मीटर। सो विदाउट यूजिंग एनी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्टली कर पाए। रीजन भी कि दोनों में थीटा की वैल्यू सेम थी, सो टेन थीटा यहां से लिया, टेन थीटा यहां से लिया, दोनों टेन थीटा उसको आपस में इक्वल कर दिया, राइट। ऐसे हम बाकी की चीजों को भी फिगर आउट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, इजी। If angle of incidence is I, then find tan I। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को I बोल दिया जाए तो हमें tan I निकालना है। देखो ये रहा I, हमसे पूछा गया tan I निकालना है। देख, तो अगर मैं नोटिस करूं तो PM नॉर्मल टू द सरफेस है और BA भी नॉर्मल टू द सरफेस ही होगा, क्योंकि पोल को हमेशा आप वर्टिकली स्ट्रेट लगाएंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो AB इज पैरेलल टू MP, राइट। तो हो ना हो, अगर यहां पे ये एंगल I है तो ये एंगल भी I हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से। इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर हमें इस I के लिए tan I फाइंड आउट करना है। सो tan I कितना हो जाएगा, tan I होगा ऑपोजिट दैट इज BP अपॉन एडजेसेंट दैट इज AB। BP 6 दे रखा है, AB हमने फिगर आउट करा 5 था, तो रेशियो कितना आ जाएगा 6/5। आसान सी बात है, इजी। Now Ramesh moves behind such that the distance between the pole and Ramesh is 13 meters. He places a mirror between him and the pole to see the reflection of light in right position. What is the distance between mirror and Ramesh? तो वो क्या रहा है? अब जो हमें डायग्राम दे रखा था वो डायग्राम मैटर नहीं करता, क्योंकि अब रमेश पोल से 13 मीटर दूर चला गया। ये पोल था, ये अभी भी ए बी कहलाएगा, ये रमेश ये अभी भी सी डी कहलाएगा। यहां पे मिरर रखा है पी। हमको रमेश से मिरर की डिस्टेंस फिगर आउट करनी है। तो देखो, अब इसमें एक हिंट ये दे रखी है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब अगर ए से पी पे लाइट जा रही है तो पी से सी पे आएगी, मतलब रमेश की आई तक आएगी। रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। मींस दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, हेंस दिस एंगल हैज टू बी इक्वल्स टू दिस एंगल, राइट। तो अगर मैं इसको फाई बोल दूं तो ये भी फाई बनेगा, बनेगा ना। तो वापस हमारे पास में दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हो गए, जिन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अपेरेंटली इन दोनों के बीच की, मतलब फुट ऑफ पोल एंड फुट ऑफ रमेश के बीच की डिस्टेंस 13 मीटर है, तो क्यों ना मैं इसको x मान लूं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 माइनस एक्स मीटर। इजी। बस हमें करना क्या है, यहां से tan फाई निकालेंगे, यहां से tan फाई निकालेंगे, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो इन ट्राइंगल ABP में tan फाई कितना हो जाएगा, tan फाई हो जाएगा AB अपॉन BP। अगेन इन ट्राइंगल CDP में भी tan फाई कितना हो जाएगा, tan फाई हो जाएगा CD अपॉन PD। इक्वेशन 1 और 2 दोनों ही tan फाई को दे रहे हैं, तो 1 इज इक्वल्स टू 2 होगा, मतलब AB अपॉन BP इज इक्वल्स टू CD अपॉन PD होगा, राइट। AB की वैल्यू हमें पता है 5 मीटर थी, CD की वैल्यू हमें पता है 1.5 मीटर थी, बस वैल्यूज पुट करनी है। तो 5 अपॉन BP इज 13 माइनस एक्स, सामने CD इज 1.5 अपॉन एक्स। इजी। बस डेसिमल हटा दो पहले, तो यहां से यहाँ पे 10 लिख दो, तो 5 से 15 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। नहीं भी करना, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो। सो 10x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 13 माइनस एक्स, सो 10x इज इक्वल्स टू 39 माइनस 3x। इसको सामने सेंड करा, सो 13x इज इक्वल्स टू 39, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39 ओवर 13, बोले तो 3 मीटर। तो रमेश मिरर से 3 मीटर दूर है और पोल मिरर से ऑब्वियसली 10 मीटर दूर आ जाएगा। आसान सी बात है, इजी।
Two poles 30 feet and 50 feet tall are 40 feet apart and the perpendicular to the ground. The poles are supported by the wires attached from the top of each pole to the bottom of the other, as shown in the figure. A coupling is placed at C where the two wires cross. ठीक है? So what is the horizontal distance from C to the taller pole? How high above the ground is the coupling and how far down the wire from the smaller pole is the coupling? तो हमें एक तो x पूछा गया, एक हमें a पूछा गया, एक हमसे ये हाइट भी पूछी गई है। ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने ट्राइंगल्स में देखा था। अब हम इसको ट्रिग्नो से ट्राई करने वाले हैं। देखो ट्रिग्नो से चीजें फटाफट हो जाती हैं। कैसे? अगर आप नोटिस करो तो आपको एक तो ट्राइंगल ये मिल रहा है, दूसरा आपको ये ट्राइंगल मिल रहा है। इन दोनों ट्राइंगल्स की खास बात यह है, इन दोनों में ये पर्टिकुलर एंगल सेम है, राइट? तो मैं इनके नाम लिख देता हूं फटाफट से, ए बी सी डी ई एफ। तो ट्राइंगल ए बी एफ और सी डी एफ में ये एंगल जो है, ये एंगल सेम है। इसको मैंने बोला थीटा। तो अगर मैं इस ट्राइंगल सी डी एफ में tan थीटा का रेशियो लगाऊं, सो इन सी डी एफ, इन ट्राइंगल सी डी एफ tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा a अपॉन एक्स। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल ले लूं इन ट्राइंगल ए बी एफ, तो ट्राइंगल ए बी एफ में भी tan थीटा का रेशियो कितना हो जाएगा? तो tan थीटा हो गया ए बी दैट इज 30 अपॉन बी एफ दैट इज 40। रेशियो कितना आ गया? 3/4। तो अपेरेंटली ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, tan थीटा और tan थीटा दोनों सेम है। तो यहां से मुझे क्या पता पड़ गया कि a अपॉन एक्स इज 3/4 है, मतलब a को मैं लिख सकता हूं 3/4 ऑफ x। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली हमें ऐसे दो और ट्राइंगल मिल रहे हैं जिनमें भी एंगल सेम है। सो ट्राइंगल ई एफ बी एंड ट्राइंगल सी डी बी, इन दोनों के अंदर भी ये एंगल कॉमन है। इसको मैंने बोल दिया फाई। अब यहां से मैं इनमें क्या कर सकता हूं? रेशियो लगा सकता हूं tan फाई। सो इन ट्राइंगल बीडीसी tan फाई कितना हो जाएगा? tan फाई हो जाएगा CD दैट इज A, और BD कितना हो जाएगा? हो जाएगा 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली ट्राइंगल EBF, इन ट्राइंगल EBF, इन ट्राइंगल EBF फिर से tan फाई कितना हो जाएगा? tan फाई हो जाएगा हाइट दैट इज EF जो कि 50 है और बेस जो कि 40 है। तो यहां से tan फाई कितना हो गया? 5/4। तो इक्वेशन 4 और 5 ये दोनों सेम tan के रेशियो को दे रहे हैं, तो 4 इज इक्वल्स टू 5 करा, तो a अपॉन 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5/4 हो गया। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 6। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 से आप a की वैल्यू को उठा के अगर इधर पुट कर दोगे तो ये पूरी इक्वेशन किस में बन जाएगी? x में बन जाएगी। यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार आपको x की वैल्यू मिल गई, उसको आप यहां पे पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हो। सो फ्रॉम 3 in 6, फ्रॉम 3 in 6, तो a के प्लेस पे आ जाएगा 3/4 ऑफ x अपॉन 40 माइनस एक्स, जिसको कि मैं सामने भेजने वाला हूं 5 से मल्टीप्लाई होने के लिए, और इसका जो डिनोमिनेटर 4 था इसको मैं यहां भेजने वाला हूं 3/4 ऑफ x से मल्टीप्लाई होने के लिए। कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 3x। सामने कितना आ जाएगा? 200 माइनस 5x, 5x को इधर भेजा तो 8x इज इक्वल टू 200। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 200/8 बोले तो 25। x 25 आ गया, ठीक है? ये x की वैल्यू 25 यहां पुट करी तो a कितना आ जाएगा? 3/4 ऑफ 25, 25 3s are 75, 75/4 is 18.75। देखो a की वैल्यू आ गई 18.75, x की वैल्यू आ गई है 25। ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा? 15। अब हमें ये हाइट भी पूछी गई है, तो ये हाइट तो डायरेक्टली निकल रही है। टोटल हाइट है 30 a से b तक, और c से d की हाइट है 18.75, तो कितना आ जाएगा? 11.25। आसान। A hot air balloon is a type of aircraft. It is lifted by heating the air inside the balloon, usually with fire. Hot air weighs less than
the same volume of the cold air, it is less dense, which means that hot air will rise up or float when there is a cold air around it, just like a bubble of air in the pool of water. The greater the difference between the hot and the cold, the greater the difference in density and the stronger the balloon will pull up. ठीक है, तो ना पीछे की फिजिक्स भी बता दी जाती है, क्योंकि तुम्हें पता ही है। डायग्राम दिख रहा है, कार सी है, कार बी है, ए वर्टिकली डाउनवर्ड्स पॉइंट है पी और क्यू के, और जहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशंस बन रहे हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। What is the relation between the height x of the balloon at point P and the distance d between point A and B? तो हमें पॉइंट A और B के बीच की डिस्टेंस दे दी गई है, दैट इज D। इसका हमें रिलेशन निकालना है एट हाइट P। हाइट P पे, लाइक पॉइंट P पे जो हाइट दी गई है वो x दी गई है, तो हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है। बहुत आसान सी बात है ये तो। ठीक है, हमें दिख रहा है कि इस P पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जा रही है, वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो हो ना हो, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा B से P का, वो भी कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। तो हम डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं, 10 का रेशियो लगा सकते हैं, दैट 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड विच इज x एंड एडजेसेंट साइड विच इज d। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल्स टू x बाई d। तो यहां से d कितना निकल जाएगा, √3x। ये हो गया हमारा फर्स्ट रिलेशन। आसान सी बात है, इजी। When the balloon rises further 50 meters, then what is the relation between the new height y and d? Further 50 मीटर, बलून 50 मीटर और ऊपर चला गया। फर्दर 50 मीटर मतलब यहां पे P और Q के बीच की डिस्टेंस 50 मीटर दे रखी है। अब हमसे बोला गया है कि इस न्यू हाइट और D के बीच का रिलेशन निकालना है। D अभी भी सेम है, D वॉज A और B के बीच की डिस्टेंस। अब ये न्यू हाइट क्या हो गई, न्यू हाइट यहां से यहां तक की y दे दी गई है। ठीक है, ओवरऑल हाइट कितनी ली जाएगी, y ली जाएगी। आसान सी बात है। अब हमको क्या करना है, हमको ये 50 मीटर को और एड ऑन करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते हुए हम लोग देखते हैं कि इस Q पॉइंट से B का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो हो ना हो, यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं। इन ट्राइंगल QAB में, QAB tan 45 डिग्री will be QA अपॉन AB। so tan 45 होता है 1, QA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, QA is y, AB is D। तो यहां से y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, D आ जाएगा। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। व्हाट इज द न्यू हाइट ऑफ द बलून एट पॉइंट Q? हमसे y की वैल्यू मांगी गई है कि y कितना होगा। तो देखो, लास्ट 2 पार्ट्स में हमने कुछ कुछ रिलेशंस निकाल लिए थे। फर्स्ट रिलेशन हमारे पास में आया था d इज इक्वल्स टू √3x। टाइम आ गया इनको यूज करने का। और सेकंड रिलेशन हमारे पास में आ गया था y इज इक्वल्स टू d। राइट, इन दोनों का हमने रेशियो ले लिया। इसको इक्वेशन 1 बोला, इसको इक्वेशन 2 बोला, 1/2 करा। तो d इज इक्वल्स टू √3x एंड d इज इक्वल्स टू y। d से d कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, √3x। ये हमने y की x के टर्म्स में वैल्यू निकाल दी। हमें y की पूरी वैल्यू, फाइनल वैल्यू निकालनी है। तो y एक्चुअल में अगर आप डायग्राम से देखो तो y कितना है, y है ये हाइट दैट इज 50 मीटर और ये x। तो y कितना हो जाएगा, 50 प्लस x। अब इस 50 प्लस x को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, तो 50 प्लस x इज इक्वल्स टू √3x।
दैट मीन्स √3x माइनस x इज इक्वल टू 50। यहां से x कॉमन आ जाएगा, बनेगा √3 माइनस 1, सामने 50, √3 की वैल्यू होती है 1.7, 1.7 माइनस 1 इज इक्वल टू 50, 1.73 पूरी ले लेते हैं, 1.73 माइनस 1 इज इक्वल टू 50, तो x कितना आ जाएगा 50 अपॉन 0.73, डेसिमल हटाया, 2 जीरो लगाए, अप्रोक्सीमेटली 68.4 मीटर। देखो यहां से ना हमें क्या मिल गया, x मिल गया, हमें y निकालना है। y निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, मतलब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 टाइम्स x, और x क्या था, x था 68.4। अब फिर से इसको 1.73 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 118.332, मतलब अप्रोक्सीमेटली 118.4 ले सकते हो मीटर्स में। व्हाट इज डिस्टेंस ए बी ऑन द ग्राउंड, डिस्टेंस ए बी ऑन द ग्राउंड निकालनी थी हमें, तो ए बी की डिस्टेंस क्या थी, डी। अब यहां से आप नोटिस करो कि y इज इक्वल टू डी आ रहा है, तो जितना हमारा y आया है उतना ही ए बी आएगा, दैट इज अगेन 118.332 या 118.4, तो 118.4 मीटर। When an eagle looks at the rat on the ground, eagle does not attack the rat at its initial position. It takes into account the speed of the rat and the direction in which the rat is moving. After analyzing the situation, eagle attacks the rat in such a way that it may successful in catching the rat. Suppose an eagle is sitting on the tree of height 90 meter, observes a rat with the angle of depression 45 degree and moving away from the tree with some speed. Eagle starts flying with 30 degree downwards and catch the rat in 10 seconds. What is the horizontal distance between the tree and initial position of the rat? ठीक है, तो डेटा बहुत सिंपल सा है। यहां पे एक ईगल है जो कि ग्राउंड से 90 मीटर की हाइट पे, 90 मीटर की हाइट पे, और इस ईगल का रेड के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया गया है, 45 डिग्री। ठीक है, ईगल को मैंने ए बोल दिया, बॉटम को मैंने बी बोल दिया, और रेड को मैंने सी पॉइंट पे बोल दिया। तो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द ट्री एंड रैट, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी हमसे मांगा गया है व्हाट इज बीसी। आप नोटिस करो ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री ही बनेगा। हमें हाइट दे रखी है, हमें बेस निकालना है, क्या लगा देंगे, tan थीटा, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC, 1 इज इक्वल्स टू AB दैट इज 90 अपॉन BC, हमें फिगर आउट करना है, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, 90 मीटर। तो ये रैट की डिस्टेंस थी फ्रॉम द ट्री। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रैट इन 10 सेकंड्स, 10 सेकंड में रैट कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, देखो तो हुआ क्या, रैट को पता पड़ गया ईगल उसको खाने आ रही है, तो ईगल ने यहां से फ्लाइट ली। एक्चुअल में ईगल का एंगल जो डिप्रेशन का था वो 45 डिग्री का था, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में ये 45 डिग्री का था, बट ईगल को पता था कि रैट आगे बढ़ रहा है, लाइक रैट इज मूविंग अवे विथ सम स्पीड, तो ईगल ने डिसाइड किया कि आज तो रैट ही खाना, तो ईगल ने ये डिसाइड किया कि रैट थोड़ा दूर चला जाएगा, जब तक ईगल वहां तक पहुंचेगा, तो उसने अपने एंगल को हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में कितना ले लिया, 30 डिग्री, 30 डिग्री डाउनवर्ड्स, और उसको 10 सेकेंड लगे इस रैट को कैच करने में। ठीक है, सो अब हमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रैट निकालनी है इस 10 सेकेंड में, राइट। और कुछ डेटा हमारे पास में पहले से था, जैसे हमें ये डिस्टेंस पता थी, हमें ये हाइट पता थी, ये हाइट थी 90 मीटर, ये डिस्टेंस भी थी 90 मीटर, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, ये पॉइंट था हमारा ए, ये पॉइंट था हमारा बी, ये सी, और अब ये न्यू पॉइंट डी जहां पे रैट पहुंच जाएगा,
उन 10 सेकंड्स में। आसान सी बात है। अब अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन 30 डिग्री बन रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री ही बनेगा, राइट। सो हमें BC ऑलरेडी पता है, BC इज 90 मीटर। हम लोग ले रहे हैं ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल ABD tan 30 कितना हो जाएगा, दैट AB अपॉन DB। tan 30 होता है 1/√3। AB की वैल्यू 90 और DB कितना हो जाएगा x प्लस 90। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन गया 90√3 इज इक्वल टू x प्लस 90। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90√3 माइनस 90। सो अपेरेंटली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90√3 माइनस 1। अब अगर आपको √3 की वैल्यू पता है तो आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो, दैट विल बी 1.73 माइनस 1। सो x विल बी 90 टाइम्स 0.73, तो कितना हो जाएगा 65.7 मीटर। तो 10 सेकेंड्स में रेड 65.7 मीटर दूर चला जाएगा और रेड की स्पीड कितनी हो जाएगी वो भी हम फिगर आउट कर लेते हैं यहीं से। 65.7 ओवर 10 दैट मींस 6.57 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ईगल टू कैच द रैट। ईगल को इस रैट को कैच करने में कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी, मतलब हमको इस बार इस बड़े वाले ट्राइंगल की हाइपोटेनस फिगर आउट करनी है। सो डिस्टेंस के लिए हमें इस बार क्या निकालना है, AD निकालना है। तो इन ट्राइंगल ABD sin 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AD। तो यहां से sin 30 इज 1/2, AB इज 90 और AD हमें निकालना था द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ईगल। सो AD विल बी 180 मीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रैट, ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, दैट वाज 6.57 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ईगल, हमें ईगल की भी स्पीड निकालनी है। देखो ईगल ने कितनी डिस्टेंस कवर करी थी 180 मीटर और उसने ये सब डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगाया 10 सेकेंड, दैट मींस 18 मीटर पर सेकेंड।